अरविंद केजरीवाल के सपनों का महल यानी शीश महल खतरे में पड़ गया है। दिल्ली की सरकार इस शीश महल को बेचने की योजना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने राजसी ठाठ बाट के साथ जीने के लिए 53 करोड़ की लागत से शीश महल बनवाया था। इतना ही नहीं, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने आसपास के कई बंगलों को तोड़कर महल का गार्डन बनवाया। स्विमिंग पूल से लेकर मिनी बार तक इसमें बनाए गए, विदेशों से महंगे टाइल्स मंगवाए गए और लाखों का पर्दा टॉयलेट बनवाया गया। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि केजरीवाल इस महल से दरबदर हो गए। बड़ी बात यह कि इस महल की देखरेख पर केजरीवाल हर दिन 1 लाख से ज़्यादा की रकम खर्च किया करते थे। पर अब बीजेपी योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे उस बंगले में नहीं रहेंगी जिसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। भाजपा इस बंगले में सुख सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाती है और शीश महल नाम से पुकारती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि शीश महल का इस्तेमाल जनता के हित में किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 3 विकल्प गिनवाते हुए ये भी कहा कि इसे नीलाम भी किया जा सकता है। रेखा गुप्ता ने कथित शीश महल को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि ज़रूर जनता के हित में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। जनता सुझाव देती है इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। ऐसा भी मन में है, इसकी नीलामी कर दी जाए और जितना पैसा मिलेगा उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए। ऐसा भी हम सोचते हैं, इसको जनता के लिए खोल दिया जाए, लोग आएँ और देखें, कुछ भी संभव है। हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि शीश महल को म्यूजियम बनाने पर भी विचार चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी साफ किया कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि शीश महल रहने लायक नहीं है। हमारी आत्मा ये गवाही नहीं देती। जो जनता को नोच कर पैसा इकट्ठा किया गया, वो महल बनाया गया और उस घर में रहना अब संभव नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने पुराने घर में ही रह रही हैं, वहीं से अपना ऑफिस चला रही हैं। सीएम ने कहा कि वो छोटा ज़रूर है, लोग ज़्यादा आने लगे हैं, गली में चेयर टेबल लग जाती है। जब सरकारी घर जिस लायक मिलेगा तब मिलेगा, तब तक अपने घर से काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की सरकार ने हर एक से लाखों की रिश्वत वसूली, योग्य उम्मीदवारों की जगह अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को नौकरी से निकाल बाहर करने का फैसला लिया तो ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी दिन से ममता बनर्जी खुलकर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर रही हैं और बार बार ये भी कह रही हैं कि वो इस फैसले को मानेंगी। माना जा रहा है कि ऐसा करना ममता बनर्जी की मजबूरी है। अगर सबकी नौकरी गई तो वे रिश्वत में दी गई अपनी रकम वापस मांगेंगे और तब ममता बनर्जी कहां से उनके पैसे वापस करेंगी। अदालत ने सरकारी स्कूल्स में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। साथ ही चयन प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगाए थे। सीएम बनर्जी ने कहा कि स्कूली नौकरियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले से बंधी हुई हूँ, लेकिन हालात से पूरी तरह सावधानी और निष्पक्षता से निपटा जाए, इसके लिए तत्परता से कदम उठा रही हूँ। वो नौकरी गंवाने वाले एसएससी उम्मीदवारों से नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुलाकात करने जा रही हैं। सीएम ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूँ। उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। उन्होंने कहा कि मैं पात्र उम्मीदवारों को स्कूल की नौकरी नहीं गंवाने दूंगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि मेरा नाम ऐसी बात में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आभास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ अलग योजनाएं हैं ताकि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार न हो, उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। साथ ही उन्होंने जेल जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूली नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि कोई मुझे सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं इस पर बोलती हूँ तो मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी। अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मुझे उसका जवाब देना आता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये उनका दृढ़ संकल्प है कि योग्य शिक्षकों को हर हाल में उनका अधिकार दिलवाएंगी और किसी को भी उनकी नौकरी छीनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट उनकी नौकरी छीनने की अनुमति नहीं देगी, कि कोर्ट को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। उन्होंने कहा
कि हमें एक लिस्ट दीजिए। किसी को भी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार नहीं है। ममता ने यह भी पूछा कि बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्या बंगाल की प्रतिभा से लोग डरते हैं? ममता बनर्जी का यह बयान राज्य के शिक्षकों के लिए एक मजबूत संदेश है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी स्थिति में योग्य शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेंगी। उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों के हक के लिए एकजुट होने की अपील की है और ये स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था की रक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के साथ लगातार अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। वे बोलें तो विवाद, न बोलें तो विवाद, कहीं जाएं तो हंगामा, कहीं न जाएं तो बवाल। लगता है कि राहुल गांधी के सितारे ही गलत दिशा में भटक रहे हैं। अब देखिए ना, संसद में राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं कोई ना कोई विवाद शुरू हो जाता है। और वक्फ बिल पर जब राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा तो इसको लेकर ही इंडी गठबंधन में बवाल हो गया। इन सब के बीच राहुल गांधी बिहार आए। विधानसभा चुनावों से पहले ये उनकी चौथी यात्रा थी। कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी पद यात्रा में शामिल हुए। बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन पंगा होना था और वो हो गया। बिहार आकर आरजेडी से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे राहुल गांधी को तब करारा झटका लगा जब कांग्रेसी ही आपस में जूते चलाने लगे। असल में जब पटना कांग्रेस दफ्तर से राहुल गांधी के निकलने का वक्त आया, ठीक उसी समय कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा मच गया। दो गुटों में बंटे कांग्रेसियों ने एक दूसरे पर जमकर जूते चलाए, जिसके बाद अफरा तफरी का सा माहौल बन गया। इस घटना में पहली मारपीट पकड़ी दयाल पंचायत समिति के सदस्य रवि रंजन के साथ हुई। रवि रंजन ने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना और उनके समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। रवि रंजन को अखिलेश प्रसाद सिंह का करीबी माना जाता और इस हमले को आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया जा रहा है। रवि रंजन ने आरोप लगाया कि टुन्ना और उनके समर्थकों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। इस घटना ने कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया। इसके साथ ही भोजपुर जिले के रहने वाले राम बाबू यादव के साथ मारपीट की घटना सामने आई। राम बाबू यादव हाथ में एक पोस्टर लेकर सदाकत आश्रम पहुंचे थे। इसमें उन्होंने राहुल गांधी से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में मांग की थी। राम बाबू ने बताया कि जैसे ही उन्होंने पोस्टर दिखाया तो कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता उन पर टूट पड़े, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान उनके साथ बदसलूकी भी की गई। राम बाबू ने कहा कि मैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आया था, लेकिन मुझे अपमानित किया गया और मेरे साथ मारपीट की गई। राम बाबू यादव वही शख्स हैं जिन पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फोन पर धमकी देने का आरोप है। इस घटना ने पहले ही बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी। राम बाबू का कहना है कि वह वक्फ बिल के समर्थन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और उनके साथ मारपीट की। दरअसल राहुल गांधी इस समय बिहार के दौरे पर हैं और उनकी ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। लेकिन सदाकत आश्रम में हुई इस मारपीट की घटना ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सामने ला दिया है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और आपसी टकराव किस हद तक बढ़ चुका है? राहुल गांधी के सामने ही इस तरह की घटना का होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब खिसक, लेकिन दिल्ली की चर्चाओं में लगातार अपने राजसी ठाठ बाट को लेकर बने हुए हैं। दिल्ली के बड़े बड़े आलीशान मॉल और मल्टीप्लेक्सेस बने, बड़े बड़े उद्योगपतियों और रईसों के बंगले हैं, लेकिन जिस शान और शौकत के साथ अरविंद केजरीवाल रहा करते थे उसे देखकर बड़े बड़े रईस दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। अरविंद केजरीवाल की अय्याशी से भरी इस जिंदगी के ऊपर से पर्दा आरटीआई के जरिए से उठा और पता चला कि दिल्ली का मालिक बनाने वाले अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने बंगले के मेंटेनेंस पर 8 साल में 29,56,35,074 रुपए खर्च कर चुके हैं, यानी हर साल 3.5 करोड़ से ज़्यादा, यानी हर महीने 31 लाख से ज़्यादा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर उनकी सादगी के दावों को लेकर तीखा हमला बोला। सचदेवा ने दावा किया कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले 6 फ्लैगस्टाफ रोड के रखरखाव पर 2015 से 22 के बीच 8 साल में हुए
खर्चे की बात करें, उन्होंने सवाल किया कि ये क्या राजसी जीवन शैली का सबूत है या भ्रष्टाचार का खेल। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरटीआई के जवाब से खुलासा हुआ कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के बंगले पर सामान्य टूट फूट, सीवर, बिजली और बढ़ई से जुड़े कार्यों पर औसतन 3,69,54,384 रुपए खर्च हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिल्ली में 3 से 4 करोड़ में 250 से 300 गज का शानदार बंगला बन जाता है, वहां एक सरकारी बंगले का सालाना रखरखाव खर्च 3,69,00,000 रुपए होना हैरान करने वाला है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि सादगी का ढोंग करने वाले केजरीवाल की 5 सितारा जिंदगी पहले 52 करोड़ के शीश महल से बेनकाब हुई थी। अब ये नया सबूत उनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। सचदेवा ने बताया कि ये जानकारी एक महाराष्ट्र के नागरिक द्वारा दायर आरटीआई से मिली, जिसका जवाब केजरीवाल सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को दिया था। इस जवाब को आवेदक ने बीजेपी को भेजा, जिसे आज मीडिया के सामने पेश किया गया। सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल किया कि दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आपके बंगले में ऐसी क्या कमी थी जिसके रखरखाव पर हर महीने करीब 31 लाख रुपए खर्च होते थे। आप आजकल खाली हैं, मीडिया से भी दूर हैं, तो सामने आएं और जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना भारी भरकम खर्च या तो केजरीवाल की राजसी जीवन शैली को दर्शाता है या फिर सरकारी कामों में भ्रष्टाचार की बू आती है। नई दिल्ली में आयोजित इस पत्रकार सम्मेलन का संचालन मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया। इसमें बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता और शुभेंदु शेखर अवस्थी भी मौजूद थे। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में शायद बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों या मल्टीप्लेक्स का भी इतना रखरखाव का खर्च न हो जितना केजरीवाल के बंगले पर हुआ। बीजेपी ने इस खुलासे को केजरीवाल के खिलाफ बड़े हमले का हिस्सा बताते हुए कहा कि सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा अब जनता के सामने है। सचदेवा ने मांग की कि केजरीवाल तुरंत इस मामले पर सफाई दें और जनता को बताएं कि उनके बंगले पर रखरखाव में इतना खर्चा क्यों हुआ था। बीजेपी के इन दावों पर आम आदमी पार्टी ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया, लेकिन इसके संसद से पारित होने और कानून बनने के बीच देश की सियासत दो हिस्सों में बंट गई। राहुल गांधी ने बहस में भाग लेना मुनासिब नहीं समझा और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई ही नहीं, जिसके कारण केरल में कांग्रेस की सहयोगी IUML नाराज हो गई। अखिलेश गोल गोल बातें करके चले गए। शरद पवार की पार्टी दोनों सदनों से गायब रही। ममता बनर्जी के 3 सांसद सदन में हाजिर ही नहीं हुए और ये सब कहीं न कहीं बिल के समर्थन का संकेत है। बिल का समर्थन करने पर जेडीयू के मुस्लिम नेता ताबड़तोड़ इस्तीफा देने लगे और नवीन पटनायक की पार्टी में घमासान छिड़ गया। बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले सारे मुस्लिम नेता निकले और जो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के थे। मतलब साफ है कि मुस्लिम नेता चाहे जिस पार्टी में हो, उनका एक ही एजेंडा होता है। वक्फ बिल मामले में साफ हो गया कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। ताज़ा मामला BJD का है। राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलने में इस पार्टी के सांसदों की भूमिका काफ़ी अहम रही। हालांकि BJD अपने गृह राज्य ओडिशा में भाजपा के विरोध में खड़ी है। पार्टी के पूर्व मंत्री तेज प्रताप जेना ने BJD के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। उन्होंने सस्मित पात्रा के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए जिसमें सस्मित ने कहा था कि BJD के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर फैसला ले सकते हैं। सस्मित ने ये पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वह राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। राज्यसभा में बहस के दौरान BJD सांसद मुजीबुल्ला खान ने बिल का विरोध किया था। राज्यसभा में BJD के 7 सांसदों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। खान इकलौते मुस्लिम सांसद हैं, जबकि सस्मित पात्रा ईसाई समुदाय से आते हैं। जेना ने कहा कि आखिरी वक्त में फैसले में बदलाव समझ से परे है। हमारी पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है और ये साफ था कि हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। BJD के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रफुल्ल समल ने भी सस्मित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष समांतराय ने भी पार्टी नेतृत्व के सलाहकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने 2 बार साफ कहा था कि हम बिल का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने आखिरी मिनट में ये बदलाव सुझाया वे पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे थे। समांतराय ने किसी मुख्य सलाहकार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि सस्मित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया होगा, लेकिन इस बदलाव ने पार्टी को शर्मिंदगी में डाल दिया। The report, News of India.
आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे अभी 2 महीने भी नहीं बीते, लेकिन पूरी पार्टी बिखरने लगी। इसकी शुरुआत असम से हुई, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष और वहां की महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ इस्तीफा देकर हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद पार्टी समर्थकों के एक बड़े वर्ग में निराशा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे संकेत देखने को मिल सकते हैं। 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर हुए अन्ना आंदोलन के समापन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इस पार्टी के साथ विवाद ज्यादा जुड़े। एक विवाद ये रहा कि जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था वो इसके गठन के कुछ सालों में ही समाप्त हो गया, और जिस पारदर्शिता की बात की गई वह भी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा उठाकर सबसे पहले दिल्ली में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद वे सरकारी कार, बंगला और अन्य सुविधाएं ही नहीं लेंगे, शीश महल विवाद में फंस गए। उन्होंने महंगी कारों का इस्तेमाल किया, बंगला और अन्य सुविधाएं भी लीं, और जिस सरकारी बंगले में वे रहते थे उसे भी भारी भरकम रकम खर्च करके महल में तब्दील कर दिया, और यहां तक कि अनियमितताएं भी की गईं। दिल्ली में पार्टी के कई विधायक कई मामलों में जेल गए, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेता और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और एक समय दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल गए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला में 17 महीने जेल में रहे, और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल 5 महीने जेल में रहे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह 4 महीने जेल में रहे। एक अन्य नेता विजय नायर भी कई महीनों तक जेल में रहे। यही वो मुद्दा है जिसने दिल्ली में आपकी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। दिल्ली में 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी इस बार फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी को एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। वैसे तो दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी को किसी अन्य राज्य में कोई बड़ा संगठनात्मक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असम के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनोवर और महिला विंग के अध्यक्ष मासूमा बेगम के अचानक इस्तीफे से दिल्ली की राजनीति में ये मुद्दा जरूरी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश संयोजक और इस बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बड़े नेताओं में से एक गोपाल राय को इस पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और कहा जा रहा है कि इसे लेकर पार्टी में असंतोष है, क्योंकि राय को हटाया जाना किसी के गले नहीं उतर रहा।